हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का 2019 का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे हम एलएलबी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा आज होगा पार्ट 2। जैसे कि आपको पता है कि जो लॉ एंट्रेंस होता है जामिया मिलिया इस्लामिया में, उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। और यहाँ पे इन क्वेश्चंस को यानी कि पूरे क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे 3 पार्ट्स में। एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, जिस वीडियो में मैंने आपके साथ 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब उसके आगे की वीडियो है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे 51 क्वेश्चन से 100 तक। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। देन हम लास्ट पार्ट में बाकी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यानी कि हमारे पार्ट 2 का 51 क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ सेट टू होस्ट द न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019। न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 ये किस सिटी में हुआ था, किस सिटी ने होस्ट किया था? सो द राइट आंसर इज़ मानेसर। मानेसर इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है मानेसर, ये क्या है? ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which technology company has launched an application called Bolo to tutor children to read in Hindi English? So यहाँ पे पूछा है कि किस जो है ऐप ने, किस एप्लीकेशन ने, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च किया है कौन सा एप्लीकेशन? बोलो एप्लीकेशन, बच्चों के लिए कि बच्चे जो हैं हिंदी में और इंग्लिश में सीख सकें। सो वो किया है गूगल ने। Google is the right answer. The next question is, when the office of President of India becomes vacant and there is no vice president, who will become the acting president? So the right answer is Chief Justice of India. So Chief Justice of Supreme Court और Chief Justice of India. So when the office, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस मतलब यानी कि जब प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के वो नहीं होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होते हैं, सो उस वक्त जो है एज ए प्रेसिडेंट की जो भूमिका होती है, जो एक्ट होता है, वो कौन प्ले कर रहा होता है, कौन रोल प्ले कर रहा होता है उनका? सो वो कर रहे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो डी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स द एजेंडा 21 दैट केम आउट ऑफ अर्थ समिट 1992 एक्सप्लिसिटली डील्स विद? जो एजेंडा 21 है जो कि 1992 में अर्थ समिट हुआ था, वो किस चीज़ से डील करता है? द राइट आंसर इज सस्टेनेबिलिटी। सी इज़ द राइट आंसर। किस चीज़ से रिलेट करते हैं? सस्टेनेबिलिटी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास 55 क्वेश्चन। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है COP10। COP10 इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे 56 क्वेश्चन है हमारे पास। ऑन February 2 वी ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वेटलैंड डे। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये आपके पास बन गया कि February 2 को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो February 2 को। देन विच मार्क्स द साइनिंग ऑफ रामसर कन्वेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? सो द राइट आंसर इज 1971। 1971 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री गिव्स मेडिनी पुरस्कार एवरी ईयर? कौन सी मिनिस्ट्री जो है मेडिनी पुरस्कार देती है हर साल? सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो हर साल मेडिनी पुरस्कार देती है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में मिनिस्ट्री ही पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। सो विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कार्टेजेना प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग सेफ यूज, ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सी इज द राइट आंसर। The Cartagena Protocol is regarding safe use, transfer and handling of living modified organisms is the right answer. The next question is, a bank opened
in special economic zones in India comes under which among the following? A bank opened in special economic zones or SEZ in India comes under offshore banking. Comes under offshore banking. Offshore banking is the right answer. अब यहाँ पे हमारे पास 60 क्वेश्चन है. म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच अमंग द फॉलोइंग. म्यूचुअल फंड्स इंडिया में रेगुलेट जो हुआ वो किसके अंडर हुआ, किस इंस्टीट्यूशन के अंडर? तो राइट आंसर है सेबी. सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following was the first Indian product to have got protected geographic indicator, यानी कि GI टैग सबसे पहले इंडिया के किस प्रोडक्ट को सबसे पहले GI टैग मिला था, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेटर मिला था? द राइट आंसर इज दार्जिलिंग टी. दार्जिलिंग टी जो है ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसे GI टैग मिला था. फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट है जिसे GI टैग मिला था, यानी कि जोग्राफिक इंडिकेटर मिला था. दार्जिलिंग टी इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साबरीमाला इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. साबरीमाला कहाँ लोकेटेड है? साबरीमाला लोकेटेड है केरला में. केरला इज द राइट आंसर. साबरीमाला कहाँ है? साबरीमाला है केरला में. अब यहाँ पे 63 क्वेश्चन हमारे पास है. SNDT Women's University, the first women university was established at which of the following places? ये फर्स्ट women university थी, फर्स्ट women's university थी इंडिया की. ये कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी? ये एस्टैब्लिश हुई थी मुंबई में. कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी? ये मुंबई में एस्टैब्लिश हुई थी. और ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, कब फाउंड हुई थी? ये हुई थी 2 जुलाई 1916. 2 जुलाई 1916 को SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी थी इंडिया की, और ये इस्टेब्लिश हुई थी कहाँ? मुंबई में. कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2 जुलाई 1916 में इस्टेब्लिश हुई थी. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ ऑब्जर्व ऑन. एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को. तो इसकी थीम आप पढ़कर जाइएगा. एनवायरनमेंट डे की थीम पूछ सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी डेज जो आप पढ़ेंगे तो उसकी जो है थीम्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा. जो रिसेंटली ईयर में उसे सेलिब्रेट किया है तो किस थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया है ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि थीम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है और थीम के बारे में पूछा ज़रूर जाता है. विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन कन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट इन फिलैंथ्रोपी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंडन. द राइट आंसर इज़ शाहरुख खान. शाहरुख खान इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ On 13th April 2019, India observed dash anniversary of Jallianwala Bagh massacre, also known as the Amritsar massacre. So 2019 में 13th April 2019 में कौन सी एनिवर्सरी थी जलियांवाला बाग मैसेक्र की? 100th एनिवर्सरी थी. 100th एनिवर्सरी. 100 साल पूरे हो गए थे इस मैसेक्र को, जलियांवाला बाग मैसेक्र को पूरे 100 साल हो गए थे 13th April 2019 में. ये जब घटना घटी थी, ये कब घटी थी? 13th April 1919 में. 13th April 1990 में जलियांवाला बाग मैसेक्र हुआ था. 2019 में से पूरे 100 साल हो गए थे. यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था. द राइट आंसर इज बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वोटर पार्क इनॉग्रेटेड टू रेज वोटर अवेयरनेस इंस्ट्रक्टिंग पीपल अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस. फर्स्ट वोटर पार्क इंडिया में कहाँ है? इंडिया में फर्स्ट वोटर पार्क जो है वो कहाँ बनाया है? वो बना है गुरुग्राम हरियाणा में. गुरुग्राम हरियाणा इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड द वाई एम आई सीइंग दिस पोस्ट फीचर. ये एक फीचर है वाई एम आई सीइंग दिस पोस्ट. ये जो है ये किस प्लेटफॉर्म ने, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया था इस फीचर को? इस फीचर को लॉन्च किया था फेसबुक ने.
फेसबुक ने लॉन्च किया था. वाई एम आई सीइंग दिस पोस्ट फीचर फेसबुक पे ऐड किया था. सो द राइट आंसर इज फेसबुक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी has urged the media to do objective reporting on polls and exercise caution against paid news. The right answer is PCI. PCI क्या? PCI है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. PCI की फुल फॉर्म है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. When the Central Reserve Police Force और CRPF celebrates its Valour Day every year. हर साल जो है CRPF Valour Day सेलिब्रेट करते हैं. कौन कब? द राइट आंसर इज़ 12 अप्रैल को. 12 अप्रैल को हर साल CRPF जो है वेलोर डे सेलिब्रेट करती है. CRPF क्या? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट. सो ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था 2018 के पेपर में. सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 12. यहाँ पे राइट आंसर क्या है? 12 होगा राइट आंसर. कि जो प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं. यानी कि ये जो 12 मेंबर्स होते हैं इनके लिए कोई भी वोट नहीं देता. ये इलेक्टेड पर्सन नहीं होते. ये जो होती हैं ये मेंबर्स जो हैं 12 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड नहीं होते, जिन्हें प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं. सो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. और अगर लोकसभा है कि लोकसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं? सो लोकसभा में 2 मेंबर्स. लोकसभा में 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. एंग्लो इंडियन सीट्स जो होती हैं 2 होती हैं वो जहाँ जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. सो और यहाँ पे राज्यसभा में कितनी होती है? राज्यसभा में होती है 12. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इज अ कोर्ट विच. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है प्रिजर्वर्स ऑल इट्स रिकॉर्ड्स. प्रिजर्व्स ऑल इट्स रिकॉर्ड्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया एज. आर्टिकल 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कैसे डिफाइन किया है? क्या डिफाइन किया है? तो इंडिया को क्या डिफाइन किया? इंडिया को डिफाइन किया है यूनियन ऑफ स्टेट्स. So C is the right answer. Union of States. Article 1 of Indian Constitution defines India as Union of State. C is the right answer. The next question is how many fundamental duties are mentioned in Indian Constitution. कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो मेंशन की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सो ये करी गई हैं 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़. 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों अलग अलग चीज़ हैं. सो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? 10 है. और ये कब ऐड किया गया था? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट के बाद. और ईयर कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट के बाद 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था 1976 में. आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होंगे सारे क्वेश्चंस. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑट्रेफॉइस एक्विट प्रिंसिपल इज़ रिलेटेड. अच्छा, और ये जो फ्रेज आएंगे, जो टर्म्स आएंगे, सो ये लैटिन फ्रेज़ हैं. ये आपको पता होने चाहिए इनके मतलब. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत ज़्यादा लैटिन फ्रेज़ यूज़ किए गए हैं और उनके मीनिंग अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब हर साल पूछे जाते हैं. तो ये आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं ये आपको लर्न होने चाहिए. जो भी क्वेश्चन पेपर में जो रिपीट हो रहे हैं, जो हमने 16 का डिस्कस किया, 18 का डिस्कस किया, तो वो सारे क्वेश्चन पेपर में ये ज़रूर पूछा गया है. तो वो सारे आप लर्न कर लीजिए अच्छे से. सो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डबल जियोपार्डी. ये किससे रिलेट करता है? डबल जियोपार्डी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 76th. फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर. इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं? वो हमारे मिक्स्ड राइट्स हैं. द राइट आंसर इज डी, मिक्स्ड राइट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ मैनी मेथड्स हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इट्स अमेंडमेंट? कितने मेथड्स के थ्रू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा सकती है? सो वो कितने मेथड्स के थ्रू की जा सकती है? द राइट आंसर इज 3 मेथड्स के थ्रू जो है वो, एक तो सिंपल मेजॉरिटी होता है और अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब उसमें ये वोटिंग के तहत जो है अमेंडमेंट की जाती हैं। सो यहाँ पे 3 तरीक़ों से 3 मेथड से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है। वो कितने तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं? वो 3 मेथड्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डज द जुडिशल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन? जुडिशल रिव्यू का क्या मतलब होता है? जुडिशल रिव्यू का मतलब होता है एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज। एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज इज द राइट आंसर। जुडिशल रिव्यू का मतलब होता है एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज। डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन पीनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन 1862। 1862 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास 80 क्वेश्चन है। 80th क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, वेयर इज़ द नेशनल जुडिशल अकेडमी इज़ लोकेटेड? नेशनल जुडिशल अकेडमी कहाँ लोकेटेड है? नेशनल जुडिशल अकेडमी लोकेटेड है भोपाल में। भोपाल इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पब्लिक हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड अंडर? पब्लिक हॉलीडेज यानी कि जो पब्लिक हॉलीडेज जो मिलती हैं, सो वो जो है वो कब डिक्लेयर किया गया था? वो डिक्लेयर किया गया था 1881 में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस? कौन सा शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है किससे? फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन से। सो द राइट आंसर इज 3rd शेड्यूल। 3rd शेड्यूल इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे 83 क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ द प्रो टर्म स्पीकर ऑफ द लोकसभा? प्रो टर्म स्पीकर ऑफ द लोकसभा का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है? सो द राइट आंसर इज स्वेयर इन द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड होल्ड द चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। सी इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे जो है हमारे पास हमने 83 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 84th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज़ द लीगल मैगजीन सुई जनरिस मीन? इसका मतलब क्या होता है सुई जनरिस? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लैटिन फ्रेज़ बहुत सारे यूज़ हुए हैं, तो ये भी क्या है, ये भी जो है एक लैटिन फ्रेज़ है सुई जनरिस। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है इन अ क्लास बाय इटसेल्फ। बी इज़ द राइट आंसर, इन अ क्लास बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वॉज रिपील्ड बाय? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ये रिपील किया गया तो कौन से एक्ट के तहत? द राइट आंसर इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इज द राइट आंसर। 86th क्वेश्चन अब क्या है यहाँ पे? 86th क्वेश्चन है, ट्रिपल तलाक मैटर इन सुप्रीम कोर्ट वॉज हियर्ड बाय बेंच ऑफ? जो ट्रिपल तलाक वाला जो जजमेंट आया था तो उस जजमेंट में 5 जजेस की बेंच थी। तो यहाँ पे उन जजेस का नेम दिया गया है कि इनमें से कौन से जजेस थे। सो जो जजेस थे तो वो थे जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, यू ललित, जस्टिस यू ललित, जस्टिस जे एस खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस RF नरीमन। सो ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर है। 5 जजेस की बेंच थी और ये जो ट्रिपल तलाक मैटर पे जो जजमेंट आई थी वो यही 5 जजेस ने जजमेंट दी थी। जस्टिस JS खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस यू ललित एंड जस्टिस S अब्दुल नज़ीर। सो ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the distribution of powers between the center and the states in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the Government of India Act 1935। जो आज स्टेट को और सेंटर को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग पावर जो डिस्ट्रीब्यूट की, मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सो ये जो है हमारा जो लिया गया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है ये।
So B is the right answer. The next question is, any child born after dash days of divorce is considered to be legitimate child of the later husband. So the right answer is 280 days. 280 days is the right answer. अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है ह्यूगो ग्रोशियस, ह्यूगो ग्रोशियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है, ह्यूगो ग्रोशियस को. सो सी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ. द राइट आंसर इज डिकी, डिकी इज़ द राइट आंसर. The next question is, cruelty to a woman by husband or relative of husband is defined under section 498A of Indian Penal Code. Section 498A of Indian Penal Code is the right answer. The next question is, the act by members of a trade union persuading others not to work is called as sit in strike. Sit in strike is the right answer. The next question is, in India the reckoning date for the determination of the age of the juvenile is the right answer is date of offense. Date of offense is the right answer. The next question is, the doctrine of public trust is related to, doctrine of public trust is related to environment. B is the right answer, environment. The next question is, the mistaken decision of a court, mistaken decision of a court क्या कहा जाता है इसे, पर इंक्यूरियम, पर इंक्यूरियम. ये क्या है, ये भी लैटिन फ्रेज है, लैटिन फ्रेज है. तो जितने भी लैटिन फ्रेज आपको क्वेश्चन पेपर में मिल रहे हैं सारे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़रूर पूछे जाते हैं. सो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, द मिस्टेकन डिसीजन ऑफ अ कोर्ट, इसे क्या बोलेंगे लैटिन फ्रेज में, इसके लिए क्या कौन सा फ्रेज यूज़ किया जाता है, पर इंक्यूरियम. पर इंक्यूरियम इज़ द राइट आंसर. अब यहाँ पे 96th क्वेश्चन है हमारे पास, द राइट टू रिकवर टाइम बेयर डेट इज़, द राइट टू रिकवर टाइम बेयर डेट इज़, the right answer is imperfect right. Imperfect right is the right answer. The next question is, as per the model code of conduct for the guidance of political parties and candidates by Election Commission of India, they can't hold public meetings during the period of dash hours ending with the hour fixed for the close of the poll. The right answer is 48 hours. 48 hours is the right answer. The next question is, from which of the following dates the model code of conduct becomes operational in an election for a state assembly in India? The right answer is the date on which Election Commission announces the election schedule. D is the right answer. अब 99th क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. सो नीति आयोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती, ना तो ये स्टैचुटरी बॉडी है, ना ही ये क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. सो नीति आयोग इज़ द राइट आंसर. अब यहाँ पे हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी की वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से जाकर देख लीजिएगा. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमारे जो हैं वो पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, सो वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, अभी इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम 50 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं. टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन पेपर में, 150 क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम लोग 100th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमारा पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन भी है. So how many times the word secular appears in the Constitution of India? Secular word जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार यूज़ किया गया है? So secular word जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 2 बार यूज़ किया गया है. एक तो यूज़ किया गया है प्रियम्बल में, एक बार सेक्युलर वर्ड यूज़ किया गया है प्रियम्बल में, और एक बार यूज़ किया गया है आर्टिकल 25 में.
सो ये भी ध्यान रखिएगा कि सेक्युलर वर्ड 2 बार यूज़ किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो आर्टिकल 25 में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और प्रियम्बल का सबको पता है कि प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड यूज़ किया गया है। सेक्युलर वर्ड जो है वो प्रियम्बल में है, और कहाँ है, और आर्टिकल 25 में यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लिया है। पूरे 100 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर का। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर पूछ सकते हैं मुझसे, पर पहले कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।